गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज बीएससी भाग 2 पेपर फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हीट इंजन का व्याख्यान आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हीट इंजन का परिभाषा या डेफिनेशन है, इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट हीट कंटिन्यूसली इनटू मैकेनिकल वर्क। अर्थात हीट इंजन, ऊष्मा इंजन एक ऐसी चक्रीय युक्ति है जो ऊष्मा को अविरत रूप से यांत्रिक कार्य में बदलती है, परिवर्तित करती है। अर्थात यह ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करती है, बदलती है। कोई भी हीट इंजन के सैद्धांतिक रूप से 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है उसे बोला जाता है ऊष्मा स्रोत या सोर्स ऑफ हीट। दूसरा जो भाग होता है उसे बोला जाता है ऊष्मा का सिंक या सिंक ऑफ हीट। और तीसरा जो भाग होता है उसे बोलते हैं कार्यकारी पदार्थ या वर्किंग सब्सटेंस। पहला भाग जो होता है सोर्स ऑफ हीट, इसे स्थिर उच्च ताप T1 डिग्री केल्विन पर रखा जाता है ताकि इसका ताप बिना बदले हुए इससे कितनी भी ऊष्मा ली जा सके। इससे कितनी भी ऊष्मा लेने पर भी इसका ताप उच्च बना हुआ रहता है तथा इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है। दूसरा जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं सिंक, ऊष्मा का सिंक। यह निम्न ताप T2 डिग्री केल्विन पर स्थिर ताप T2 डिग्री केल्विन पर रखा जाता है ताकि इसका ताप बिना बदले हुए इसे बहुत अधिक ऊष्मा दी जा सके। अर्थात बोलने का अभिप्राय है कि इसको जितना भी ऊष्मा दें लेकिन यह निम्न ताप पर ही बनी हुई रहती है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो मैंने आपको बताया T2 डिग्री केल्विन। इस सिंक की जो थर्मल कैपेसिटी होती है, जो ऊष्मी धारिता जो होती है वह भी अनंत होती है। व्यवहारिक रूप से वायुमंडल ही सबसे उपयुक्त सिंक का कार्य करता है। तीसरा जो पार्ट है किसी भी हीट इंजन का उसे बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस या कार्यकारी पदार्थ। यह कार्यकारी पदार्थ चक्रीय प्रक्रम पर कार्य करता है, साइक्लिक प्रोसेस पर कार्य करता है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? जब कोई निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था से विभिन्न अवस्थाओं के होते हुए अंतिम अवस्था में पहुंचता है और फिर अंतिम अवस्था से विभिन्न अवस्थाओं में होते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः आ जाता है, तो इसे बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम। जो इनिशियल से फाइनल स्टेज में जाता है और फाइनल स्टेज से फिर कहाँ जाता है? इनिशियल स्टेज में आ जाता है। इसे बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो जो वर्किंग जो सब्सटेंस होता है वो साइक्लिक प्रोसेस पर कार्य करता है। यह ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा अवशोषित करता है और ऊष्मा का कुछ भाग यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तथा शेष ऊर्जा सिंक को वापस कर देता है। तो इसे एक चक्र कहते हैं, एक साइकिल कहते हैं। एक पूर्ण चक्र के बाद कार्यकारी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, लौट आता है, पुनः लौट आता है। अर्थात कार्यकारी पदार्थ की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो अपरिवर्तित रहती है।
अर्थात इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर ये भी बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि कार्यकारी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है du इज इक्वल टू 0 होता है। तो इस प्रकार कार्यकारी पदार्थ के वर्किंग को हमने इस ब्लॉक डायग्राम में, हम इस ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से आपको जो है समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें ऊपर के पार्ट में है सोर्स ऑफ हीट जिसे T1 डिग्री केल्विन दिखाया गया है। दूसरा जो मध्य का भाग है उसको बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस, जिसको हम एक स्फेयर के द्वारा, गोले के द्वारा प्रदर्शित किए हैं। नीचे का भाग होता है सिंक ऑफ हीट, या इसको बोलते हैं उष्मा का सिंक, जिसको T2 डिग्री केल्विन पर रखा जाता है। ये कार्य कैसे करता है? उष्मा इंजन के एक चक्र में यह इंजन का कार्यकारी पदार्थ, इस इंजन का कार्यकारी पदार्थ स्रोत से Q1 उष्मा अवशोषित करता है, स्रोत से Q1 उष्मा अवशोषित करता है तथा W कार्य करने के पश्चात, अर्थात स्रोत से अवशोषित उष्मा को, कुछ उष्मा को कार्य में परिणित करता है और कार्य में परिणित करने के पश्चात शेष उष्मा को सिंक को दे देता है। इस प्रकार से देखिए Q1 उष्मा अवशोषित किया, W कार्य किया और Q2 उष्मा किसको दे दिया? सिंक को दे दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि शेष उष्मा इस प्रकार हम देखते हैं कि यह उष्मा इंजन उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार कार्य करता है। अर्थात उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है कि उष्मा को कार्य में या कार्य को उष्मा में पूर्णतः परिणित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात यह उष्मा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार तो यहाँ पर आ गया किए गए कार्य या उष्मा में कार्य में परिवर्तित उष्मा की मात्रा, तो W इज इक्वल टू आ गया Q1 माइनस Q2। W इज इक्वल टू कितना आ गया? उष्मा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हीट इंजन का मैंने आपको डेफिनेशन बताया, इनके तीनों पार्ट और इनकी कार्यविधि बताई। अब आप क्या करेंगे? अब इंजन की दक्षता निकालेंगे। इंजन की दक्षता क्यों निकाली जाती है? क्योंकि उससे इंजन की कार्य क्षमता का हमको पता चलता है। तो इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, उसमें इंजन की दक्षता, इसे दक्षता को हम ईटा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो दक्षता को कैसे परिभाषित करेंगे? दक्षता को हमेशा ग्रीक लेटर ईटा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसे ईटा कहते हैं। प्रत्येक चक्र में इंजन द्वारा किए गए बाह्य कार्य और उसके द्वारा अवशोषित उष्मा की मात्रा के अनुपात को इंजन की दक्षता कहते हैं तथा ईटा से इसे प्रदर्शित किया जाता है। ईटा इज इक्वल टू हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क अपॉन एब्जॉर्ब हीट, किया गया बाह्य कार्य अपॉन अवशोषित उष्मा की मात्रा की निष्पत्ति को ही दक्षता ईटा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ईटा इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या निकाले थे? W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो इसलिए ईटा इज इक्वल टू जो किए गए बाह्य कार्य है वो कितना है? W है, और स्रोत द्वारा अवशोषित उष्मा की मात्रा कितनी है? Q1। तो वहां पर W की वैल्यू रख देंगे। W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो ईटा इज इक्वल टू क्या आ गया? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, या फिर ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। यही किसी भी इंजन की दक्षता है या हीट इंजन की दक्षता है। उपर्युक्त जो समीकरण जो हमको मिला है, इक्वेशन जो मिला है,
उससे स्पष्ट होता है कि इंजन की दक्षता सदैव 1 से कम होती है, या किसी भी इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, या 100% से कम होती है। यदि ईटा इज इक्वल टू 1 है तो इस कंडीशन में Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात एक पूर्ण चक्र में इंजन स्रोत से अवशोषित संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे तथा सिंक को कोई भी ऊष्मा ना दे, जो कि असंभव है। अतः किसी भी इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है।